फ़ोन में कई लोगों ने मुझे बताया कि स्लाइड्स जो हैं वो छोटी दिखती हैं, तो वो लोग अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे 2 बार टच करेंगे ना, तो स्लाइड अपने हिसाब से बड़ी हो जाएगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 4, अभी तक 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज की लेक्चर कल होनी थी, लेकिन कल कुछ कारणों से मैं क्लास नहीं ले पाया, तो आज हम चौथा लेक्चर ले रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हिंदी जो होती है वो होता है सूक्ष्म जीव, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो सूक्ष्म होते हैं। ठीक है। अभी क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले अंडरस्टैंड सम वर्ड्स, कुछ शब्दों को समझ लीजिए। जब तक इन शब्दों को आप नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर बात क्या हो रही है आगे के क्लास में। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स बार बार आएंगे। तो पहला जो वर्ड है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन का हिंदी होता है उत्परिवर्तन। ठीक है। अब ये म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का जैसे जनरल मैंने मतलब बताया कि इंग्लिश में म्यूटेशन, हिंदी में उत्परिवर्तन, तो कुछ चेंज हो रहा हो तो उसको म्यूटेशन कह देते हैं। लेकिन साइंस में म्यूटेशन का एक मतलब है। मैंने आपको पिछली क्लास में डीएनए के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जीन होते हैं। तो ये जो जीन होते हैं हमारे सेल में, हमारे डीएनए में, उस डीएनए में जो जीन होते हैं वो एक सीक्वेंस में लगे होते हैं। वो सीक्वेंस कैसा होता है कि एक कोडेड सीक्वेंस होता है कि मान लो कि सबसे बड़ा जो है, सबसे लंबा जो है वो सबसे पीछे खड़ा है, फिर बीच में उससे छोटा और सबसे छोटा सबसे आगे, जैसे स्कूलों में लाइन लगवाई जाती है अक्सर ना, वैसे ही सीक्वेंस एक होता है। जब एक सेल जो होती है, एक कोशिका होती है, वो नई कोशिकाएं पैदा करती है, नई कोशिकाओं को जन्म देती है, तो उन सीक्वेंस में चेंजिंग हो जाती है, हमेशा नहीं, कभी कभी। ये कब होता है? मैंने आपको ये पढ़ाया था कि डीएनए में खुद की फोटोकॉपी बनाने का एक गुण होता है। वो अपनी फोटोकॉपी बना सकते हैं, जिसको रेप्लिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। जो साइंटिफिक टर्म है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। तो डीएनए जब खुद को रेप्लिकेट करते हैं तो उनके भीतर जो जीन होता है उसका सीक्वेंस बदल जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो जब जीन का सीक्वेंस बदल जाता है तो क्या होता है? जीन में कोड्स होते हैं, सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं। अब उन इंफॉर्मेशन की सीक्वेंस भी बदल जाते हैं। ठीक है, जो आगे इंफॉर्मेशन था वो पीछे पहुंच गया, जो पीछे था वो आगे आ गया। तो होता क्या है, एक नया डीएनए बन जाता है। उससे क्या होता है, जो पूरा का पूरा सेल है उसके पूरे गुण में, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। तो उसी को कहते हैं म्यूटेशन। शॉर्ट फॉर्म में समझिए, संक्षेप में समझिए, इन शॉर्ट समझिए कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के जीन सीक्वेंस में जो चेंजिंग होती है उसको म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन से क्या होता है, नया डीएनए बन जाता है, नए नेचर का, और वो चीज जो ऑर्गन है, जो पूरा ऑर्गेनिज्म है, जो पूरा जीव है, उसमें भी दिखाई देती है। तो जैसे कोरोना वायरस के जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं, आप सुन रहे हो कि ब्रिटेन में नया स्ट्रेन पैदा हुआ है। आप सुन रहे हो कि बहुत सारे जो चाइना से आया था उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके के कोरोना वायरस हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कोरोना वायरस जो चाइना से निकला था उसमें म्यूटेशन हो गया है। उसका जो जीन सीक्वेंस है उसमें थोड़ी चेंजिंग्स हो जाती हैं, तो एक नया वायरस बनता है। वही वायरस रहता है लेकिन उसका नेचर थोड़ा बदला रहता है, तो उसको कहते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कैसे बन रहे हैं? मेनली म्यूटेशन से बन रहे हैं। म्यूटेशन का क्या काम है आगे हम देखेंगे। वायरस के संबंध में इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। दूसरा टर्म समझ लेते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट एक मूवी आई थी अभी हाल ही में, उसको इस बार या पिछली बार ऑस्कर मिला था। साउथ कोरिया की मूवी थी। बहुत समय बाद ऐसा हुआ था कि किसी इंग्लिश मूवी को ऑस्कर ना दे करके किसी फॉरेन लैंग्वेज की मूवी को ऑस्कर का प्राइज दिया गया था। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का हिंदी होता है परजीवी, यानी जो अपने खान पान के लिए, अपने रहन सहन के लिए, अपने लाइफ के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो, टोटली डिपेंडेंट जो होता है उसको बोलते हैं पैरासाइट। इसको अगर आपको समझना हो थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में, तो ऐसा समझिए कि खून चूसने वाला, उसको पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, जैसे जोंक जो होता है,
हमारे बॉडी में जब चिपक जाता है तो हमारा खून चूसता है, तो उसको भी पैरासाइट मानते हैं। तो पैरासाइट की क्या जरूरत पड़ेगी ये भी हम आगे देखेंगे। तीसरा वर्ड है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का हिंदी होता है सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध क्या होता है? साथ जीना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ऐसा है, समझ लो कि तुम एक रूम में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो अपने रूममेट के साथ। एक दिन मेस बंद है, खाना नहीं मिला, तो तुमने कहा कि ऐसा है कि आज हम लोग खाना खुद से बनाते हैं हीटर पे। खाना बनाने लगे। फिर तुमने ये कहा देखो यार, खाना बनाना तो मैं बना दूंगा, लेकिन बर्तन धुलने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं बर्तन नहीं धुल पाऊंगा। तो रूममेट बोला कि ठीक है, तुम खाना बना दो, मुझे खाना बनाना नहीं आता, और मैं बर्तन धुल दूंगा। तो दोनों का काम हो जाता है, दोनों खा लेते हो, बर्तन भी धुल जाता है, खाना भी बन जाता है, आराम से खा पी के सो जाते हो। इसको कहते हैं सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या काम है आगे हम अभी देखेंगे। और तीसरा है सेप्रोफाइटिक। इसका मतलब होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है मृतोपजीवी, यानी जो मर गया हो। कोई बॉडी, जैसे आप देखते होंगे अक्सर कोई प्राणी या कोई जानवर जब मर जाते हैं तो बहुत सारे पक्षी जो होते हैं, बहुत सारे बाज होते हैं, गिद्ध होते हैं, या फिर कौवे होते हैं, वो आकाश में मंडराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो मरे हुए जीव जंतुओं का मांस खाते हैं या उनकी हड्डियां खाते हैं। तो वो मरे हुए जीवधारियों पे जो डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए, वो सेप्रोफाइटिक या मृतोपजीवी होते हैं। अब ये सोचो कि पैरासाइट और सेप्रोफाइट में क्या अंतर है। देखो, पैरासाइट में ये हो सकता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो, पैरासाइट। और सेप्रोफाइट जो होता है वो फिर मरे हुए ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। इन चारों वर्ड्स को ध्यान से समझ लो। म्यूटेशन का मतलब जीन सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, नए नेचर का कुछ बन रहा है। पैरासाइट मतलब खून चूस रहा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जन्म जन्म का साथ है। सेप्रोफाइटिक मतलब जो मर गया है उसकी हड्डियां नोच रहा है। अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके नाम से देखो, इसको सीधा समझना है नाम से। कोई अगर डिफाइन करने को बोले तो सीधे बोल दो कि जो माइक्रो, जो जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो मतलब क्या? इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत है। बिना माइक्रोस्कोप के आप इनको अपनी नंगी आंखों से, अपने सामान्य आंखों से इनको आप देख नहीं सकते, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं, खाते पीते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं। लेकिन इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। ठीक, क्या क्या है इसमें? आप अगर फिगर देख रहे होंगे, जो पिक्चर लगाया है, तो उसमें बैक्टीरिया है, फंगाई है, वायरस है, प्रोटिस्टा है। इसके अलावा जो एल्गीज होते हैं, जो आपके शैवाल होते हैं, वो भी आते हैं इसमें। देखते हैं हम लोग आगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये हमारी बॉडी में लगभग हर जगह पे पाया जाता है। आप अभी फोन पे अपना हाथ रखे होगे तो फोन पे भी मिलता है, आपकी उंगलियों पे मिलता है, आप सुन रहे होगे आपके कान पे भी है, देख रहे हो आपकी आंख के पास भी पाया जाता है, आपकी पूरी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, हर एक जगह पे पाया जाता है, भीतर भी, अंदर भी, बाहर भी। ठीक है, तो ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज किसने की थी? खोज, खोज मतलब क्या? उन्होंने खोजा था क्या? उन्होंने बनाया था? नहीं। उनसे पहले भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो हमारी बॉडी पे ऐसे तैरते रहते थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया, और उनका नाम था एवी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो एवी ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी टर्म समझिए, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु, और लॉजी का मतलब स्टडी या साइंस, यानी जिस साइंस में हम बैक्टीरियाज को पढ़ते हैं वो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। तो उसके फादर कौन थे? एवी ल्यूवेनहॉक। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया का पता लगाया था। दूसरा पॉइंट है फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। अब आप कहोगे कि सर आपने बताया कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी तो एवी ल्यूवेनहॉक थे, तो ये मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी टर्म कहाँ से आ गया? इसका क्या मतलब हुआ? हमें दो बार याद करना पड़ेगा। जी, आपको दो बार याद करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि बैक्टीरियोलॉजी में एवी ल्यूवेनहॉक ने पता कर लिया
कि ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रहते हैं, दिखते हैं। मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कब शुरू हुआ? जब बैक्टीरिया को लैब में बना लिया गया, यानी बैक्टीरिया का सिंथेसिस हो गया, बैक्टीरिया को संश्लेषित कर दिया गया, उसको लैब में बना लिया गया। वो था नहीं, उसको लैब में बना लिया गया। किसने बनाया? जिन्होंने बनाया उनका नाम था रॉबर्ट कोच, और इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट कोच का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और वह योगदान ये है कि उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि जो आपकी बीमारियां होती हैं वो जर्म्स के कारण होती हैं, रोगाणुओं के कारण होती हैं। ठीक है, ये आपके हैंडआउट में भी लिखा है, वहां मिल जाएगा, यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ जितना बताया जा रहा है यहाँ देखिए, बाकी सब हैंडआउट में। अब जब हमने सेल की स्टडी की थी तो हम ये जानते थे कि जब हम एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका और प्लांट सेल यानी पादप कोशिका के बीच में अंतर देख रहे थे, तो हमने ये देखा था कि वहां पर पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में सेलुलोज का बना हुआ एक सेल वॉल पाया जाता है, बाउंड्री वॉल। जैसे मैंने बताया था कि घर का जो गेट है उसके बाहर भी थोड़ा लॉन जैसा, बाउंड्री जैसा घिरा हुआ है, तो वो जो बाउंड्री वॉल थी वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, लेकिन बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें पाया जाता है। तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल था, बाउंड्री वॉल था, वो सेलुलोज का बना था, लेकिन बैक्टीरिया में वो किसका बना हुआ है? बैक्टीरिया में वो पेप्टिडोग्लाइकॉन नामक एक पदार्थ होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसका कोई तरीका नहीं है कि मैं इसको तोड़ के बता सकूं। केमिकल कंपोजिशन होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन नाम के पदार्थ से इसके सेल वॉल बने होते हैं। ठीक है, और आप अगर फिगर देखिए तो कल मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं पिछले क्लास में। प्रोकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, विदाउट न्यूक्लियस। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये भी प्रोकैरियोटिक एक ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अगर आप हैंडआउट ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें डीएनए कहाँ होता है? बीच में ऐसे पड़ा होता है, नेट बना के, जाल बना के। तो बैक्टीरिया में भी ऐसे ही डीएनए आपके जो है वो पड़े होते हैं। ठीक है, अब सेल वॉल के बारे में और भी कुछ है, मैंने वो हैंडआउट में लिखा है गूगल सर्च करने को, तो वो आप गूगल सर्च पे करके देखेंगे। ठीक है, उससे आपको कुछ और चीजें पता चल जाएंगी। अगला क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये बताइए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हमने तो ये पढ़ा है कि मेनली हम प्लांट और एनिमल को पढ़ते हैं। अब ये बताइए कि बैक्टीरिया क्या है, प्लांट है कि एनिमल है? देखिए, बैक्टीरिया को प्लांट और एनिमल के बीच में रखा जाता है, यानी इनमें कुछ गुण प्लांट के पाए जाते हैं, कुछ क्वालिटीज प्लांट की पाई जाती हैं और कुछ क्वालिटीज एनिमल्स की पाई जाती हैं। ठीक है, कैसे पाई जाती हैं? देखिए, अभी तक जो मैंने बताया उसमें सब कुछ, सारे जो गुण हैं वो एनिमल सेल्स के होते हैं, सिवाय ये कि इसमें सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल पाया जाना प्लांट सेल का गुण होता है। इसके अलावा किसी किसी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, और वो प्लांट्स का गुण है। ठीक है, वो एनिमल सेल का गुण नहीं है। तो इस कारण कुछ बैक्टीरियाज को हम प्लांट्स भी मान सकते हैं, बट बैक्टीरियाज में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो प्लांट वाले क्लोरोप्लास्ट से अलग होता है, इसको बैक्टीरियो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, यानी ऐसा क्लोरोप्लास्ट जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इन सब कारणों से जो बैक्टीरिया होता है उसको प्लांट और एनिमल के बीच में रखा जाता है। ठीक, अगला देखिए, बैक्टीरिया अपने नंबर्स को कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, नए बैक्टीरिया कैसे बनते हैं? देखिए, दो तरीके हैं, एक तो है सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल, यानी एक लैंगिक प्रजनन और एक है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन मैंने इस स्लाइड में लेफ्ट साइड में दिखाया है, बाएं साइड में, और लैंगिक प्रजनन मैंने इसमें दाएं साइड में दिखाया है। अब इसके डिफिनेशन क्या है सर, इसको कैसे समझेंगे? रटो मत, डिफिनेशन के पीछे मत पड़ो, इसको इजीली समझो। लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे असेक्सुअल यानी अलैंगिक रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हो रहा है, जीवाणुओं में अलैंगिक प्रजनन हो रहा है। तो यहाँ सबसे ऊपर देखो, एक ही बैक्टीरिया है और वो बाद में टूट करके दो नए बैक्टीरियाज में बन रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरियाज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी अलैंगिक प्रजनन होता है वो कैसे होता है, तो आप सीधा कह दो कि जो सिर्फ एक बैक्टीरिया से जो रिप्रोडक्शन हो जाए उसको हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और राइट साइड में देखो, इसमें दो बैक्टीरियाज हैं, पहले वो दोनों मिल रहे हैं और फिर आपस में जो अपने जीन्स हैं उनको ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। तो जहां पे दो बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़ करके फिर दो नए बैक्टीरिया बनाते हैं, उनको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणुओं का लैंगिक जनन कहते हैं। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि लैंगिक जनन ए, बी अलैंगिक जनन यानी सेक्सुअल, फिर असेक्सुअल, और फिर थर्ड ऑप्शन देगा बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों, और फिर डी ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बैक्टीरिया में दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, या साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गाई भी बोलते हैं, ठीक है, नील हरित शैवाल भी बोलते हैं। तो जब उसमें एल्गाई टर्म आ जाता है तो बहुत सारे लोग एग्जाम में टिक करके आ जाते हैं कि ये शैवाल है, एल्गाई है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो एल्गाई नहीं होते। साइनोबैक्टीरिया, अगर साइनोबैक्टीरिया दिया है तो सीधा आप टिक कर दोगे, ठीक है, कि ये बैक्टीरिया है। लेकिन अगर दे दिया गया कि ब्लू ग्रीन एल्गाई क्या है इनमें से, और ऑप्शन दे दिया गया कि बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोवा है, ठीक है, कि एल्गाई है, तो आप उसको टिक करोगे कि एल्गाई है। लेकिन इसमें ध्यान से इसको देखो कि पहले जो है साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गाई बोला जाता था साइंस के टर्म में, अभी भी हमारी किताबों में हमें पढ़ाया जाता है, बट एक्चुअली साइंटिफिक सर्कल में जो साइंटिस्ट है वो नहीं बोलते, अब वो इसको साइनोबैक्टीरिया ही बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया होते हैं, शैवाल नहीं। इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जा सकता है। बाकी सब कुछ जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको हैंडआउट में दे दिए हैं। अब वायरस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। वायरस बहुत सारे अच्छे काम भी करते हैं, वायरस बहुत सारे बुरे काम भी करते हैं। हमें अच्छे कामों से कम मतलब होता है, अच्छे काम बहुत कम पूछे जाते हैं, और बुरे काम अक्सर बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किए जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं कि अरे वाह भैया, मुन्ना भैया वाला कहानी होता है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो यूजफुल चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं बैक्टीरियाज की, वो मैंने हैंडआउट में लिखी हैं। यहाँ मैं आपको बताया गया हूँ कि क्या क्या होता है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। होता क्या है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है, उनको पौधे सीधा नहीं ले सकते, अपनी पत्तियों से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनकी जड़ों में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो उस नाइट्रोजन को खींच लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं खुद में, और फिर उनकी जड़ों में नोडुल्स बन जाती हैं, ग्रंथियां बन जाती हैं। सबसे पहला लेक्चर याद कीजिए, उसमें फिगर हैंडआउट में मैंने दिया है नोडुल्स रूट, ठीक है, रूट के टाइप्स में। तो वो जो नोडुल्स बनते हैं, वो जो ग्रंथियां छोटी छोटे ऐसे थैली जैसी बन जाती हैं, वो किसके कारण बनती है? उसमें नाइट्रोजन होता है, और फिर वो पौधों में जाके ऊपर बढ़ता है और पौधे ग्रोथ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो दूध से दही बनता है, उसके लिए एक लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु है, वो काफी हेल्पफुल होता है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा एसिड के बारे में पूछ लिया जाता है, तो लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, दो चीजें याद रखिए। अगर आपको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया याद है तो लैक्टिक एसिड भी आप टिक करके आएंगे कि दूध को दही में बदलता है ये। तो वो सब हैंडआउट में मैंने दिया है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपके जो वायरस हैं उनके कारण कौन कौन सी डिजीज फैलती हैं, कौन कौन से रोग फैलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, खूब मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगाई से, एल्गीज से, प्रोटोजोआस से, इन सब से कौन कौन से रोग फैलते हैं, ठीक है। तो मैं उनके बारे में वन बाई वन करके बताने जा रहा हूँ आपको। ये सब मैंने वैसे हैंडआउट में लिखा है, यहाँ पे मैं कुछ चीजें और एक्सप्लेन करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड बनाया है। तो जैसे इसमें पहला है टाइफाइड, आपका किस बैक्टीरिया से फैलता है, मैंने लिखा है। इसका ट्रीटमेंट भी अक्सर पूछा जाता है, सभी रोगों का तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जितनी भी एंटीबायोटिक दवाएं हैं ना, जो जितने भी आपके बैक्टीरिया का इलाज करती हैं, उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो टाइफाइड, उसके लिए क्लोरोमाइसाइटिन नाम की जो दवा है वो यूज की जाती है। ऐसे टीबी,
तो टीबी के लिए कौन सा बैक्टीरिया कारण होता है वो आप याद करिए। उसके लिए बीसीजी वैक्सीन यूज की जाती है। अब मैंने यहाँ पे आपको बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म भी लिख के बता दिया है, ठीक। ऐसे प्लेग, उसके लिए बैसिलस पेस्टिस बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, तो उसमें सल्फा ड्रग्स और स्ट्रिप्टोमाइसिन का यूज किया जाता है। कॉलरा होता है जिसको हैजा बोलते हैं, उसके लिए विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया यूज किया जाता है। अब देखिए, जहां ट्रीटमेंट वाला कॉलम है वहां पे मैंने डैश 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 छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? इसलिए नहीं कि मुझे पता नहीं, पता है, लेकिन एक दवाएं नहीं है, बहुत सारी दवाएं हैं। और ये आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं गया, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो साउथ इंडियन की यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो बीएचयू हो, या फिर कोई और भी एंट्रेंस एग्जाम। मैंने कई यूनिवर्सिटियों के पेपर देखे, कहीं पे भी कॉलरा का ट्रीटमेंट नहीं पूछा गया है, ऊपर के सारे पूछे गए हैं। ऐसे डिप्थीरिया का मैंने लिखा है बैक्टीरिया क्या है और ट्रीटमेंट कैसे होता है। फिर टिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों मैंने लिखा है। लिप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, कोढ़ जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए भी मैंने आपको लिखा है कि आपका माइक्रोबैक्टीरियम लैक्प्री नाम का बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एमटीडी और फिर डैश करके लिखा है क्लोफेजामाइन, डेप्सोन और रिफेमेसिन। तो ये क्या है? एमटीडी जो दवा है, इसमें 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इनमें 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? हिमांशु? यस सर, यस सर, आ रही है। ओके ओके ओके। तो एमटीडी जो होता है वो 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने हैंडआउट में दिया है। फिर न्यूमोनिया, उसमें भी मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिखा है क्योंकि वो आपसे एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया। और फिर ये वोपिंग कफ जिसमें कुक्कुर खांसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें डीपीटी वैक्सीन यूज होती है। अब ये देखिए 9th में भी डीपीटी वैक्सीन यूज हो रही है, वोपिंग कफ में भी, और डिप्थीरिया में भी डीपीटी वैक्सीन यूज हो रही है। ये क्यों हो रहा है? कुछ वैक्सीन ऐसी बनाई गई हैं जो एक नहीं कई बीमारियों के लिए यूज की जाती है। मतलब डीपीटी का वैक्सीन आपका वोपिंग कफ के लिए भी फायदा करेगा और डिप्थीरिया के लिए भी फायदा करेगा। तो ये सब मैंने आपको हैंडआउट में दिया है। टोटल 9 बीमारियां, इतना ही काफी है। फिर मैं कह रहा हूं इतना ही काफी है। क्यों काफी है यह मैं आपको लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा। फिर दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है हमारा वायरस, ठीक है, उसको हिंदी में विषाणु कहते हैं। देखिए वायरस जो होता है वो एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी इनमें सेल नहीं पाया जाता, इनमें कोशिका वाला जो ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोगों ने अभी पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा वैसा कुछ नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है ये अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो इसको, क्योंकि इसमें कोई कोशिका वाला संगठन नहीं पाया जाता, कोशिका होती है लेकिन वैसी नहीं होती है डेवलप्ड वाली, जिसको हम प्रोकैरियोटिक भी कह सकते हैं, उसको हम एकदम प्रिमिटिव कोशिका भी कह सकते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। हाँ, किसी को कुछ बोलना है क्या? हिमांशु म्यूट कर दीजिए जो भी है। तो देखिए वायरस आपका एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, इनमें कोशिका वाला संगठन नहीं पाया जाता है और ये लाइफ के सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। मतलब हमारा जो अर्थ है, हमारा जो नेचर है, उनमें इनसे सिंपलेस्ट कोई लाइफ देखी नहीं गई है अभी तक, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगर ये सेल जैसे नहीं होते, इनमें स्ट्रक्चर सेल जैसा, ऑर्गेनाइजेशन सेल जैसा नहीं होता तो क्या होता है? देखिए इनमें फिगर देखिए राइट साइड में, इनमें देखिए प्रोटीन कोट है। इस प्रोटीन कोट को सबसे ऊपर, प्रोटीन कोट, ये जो खोल होता है, ये जो बैग होता है, ये प्रोटीन का बना होता है और इसको बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। कैप्सिड बोलते हैं, ये मैंने आपके हैंडआउट में लिखा है, यहाँ इस फिगर में तो नहीं लिखा है। तो कैप्सिड होता है और इस कैप्सिड के भीतर यहाँ पे फिगर में तो डीएनए होता है, डीएनए दिखा रहा है, लेकिन या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए भी पाया जाएगा। ध्यान रखिए कि प्रोटीन के कोट के भीतर या तो डीएनए का एक बेस मिलेगा या फिर आरएनए का एक बेस मिलेगा। दोनों कभी एक साथ नहीं मिल सकते, या तो डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वायरस कितने टाइप के होते हैं। तीन टाइप के वायरस हमारे लिए मेन है और इनको हम कैसे डिवाइड किए हैं, वही कि इनमें जो बेस पाया जाता है वो डीएनए का पाया जाता है कि आरएनए का पाया जाता है, ठीक है। पहला वायरस होता है प्लांट वायरस। प्लांट वायरस किसको इन्फेक्ट करता है? प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है।
तो प्लांट वायरस में आरएनए पाया जाता है, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, हमने पिछले क्लास में, पिछले हैंडआउट में ये सब कुछ आपका लिखा है। एनिमल वायरस में ये एनिमल सेल्स को इन्फेक्ट करता है और इसमें जेनरली डीएनए पाया जाता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, एक या दो एनिमल सेल्स ऐसे हैं जिनमें आरएनए भी पाया जाता है, जैसे आपका जो पोलियो का वायरस होता है उनमें आरएनए पाया जाता है, लेकिन नॉर्मली जो प्लांट सेल, ये एनिमल सेल होते हैं उनमें डीएनए पाया जाता है। और तीसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। देखो, वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया के भी बाप होता है, समझ लो। मतलब वो बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमें रोक दे रहा है, वायरस बैक्टीरिया को भी खा जाते हैं। तो इनको बोलते हैं हिंदी में जीवाणु भोजी, जिनका भोजन बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया को जो वायरस खा जाए उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इनमें डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, बट ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उसके पैरासाइट होते हैं, उसके परजीवी होते हैं। पैरासाइट मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि खून चूसने वाला। तो ये बैक्टीरिया पे जाते हैं, जीवाणु पे जाते हैं और उनका खून चूस लेते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। तो इसलिए इनको बैक्टीरियोफेज सेल्स बोलते हैं। तो ये अभी आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जीवाणु भोजी किसको संक्रमित करते हैं। तो आपसे कई बॉडी के आपके ऑर्गन्स पूछ लेगा, फिर लास्ट में लिख देगा बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो आपको अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो उसमें जीवाणु के बजाय कोई और टिक करके चले आएंगे, जबकि सही ऑप्शन है कि जीवाणु। अच्छा, जो हिंदी सही से समझता होगा वो कर लेगा, जैसे जीवाणु भोजी, जिनका भोजन जीवाणु है। या जो बैक्टीरियोफेज टर्म को सही से समझता होगा कि बैक्टीरिया को खाने वाले, तो वो वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। नेक्स्ट, वायरस से भी बहुत सारे रोग होते हैं। ठीक है, आपसे मेनली वायरस से क्या क्या रोग होते हैं यही पूछा जाता है एग्जाम में। क्या कुछ फायदे भी होते होंगे, आपको नहीं पढ़ना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं ये भी मैं भी लेक्चर के लास्ट में आपको बताऊंगा। बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, मैंने यहाँ पे इसके भी 9 रोग लिख दिए हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से जो जो रोग होते हैं, पहला क्या है, स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता। उसका वायरस का नाम मैंने लिख दिया है, ट्रीटमेंट नहीं लिखा है, छोड़ दिया है। क्यों, बहुत सारे तरीकों से इलाज होता है, मेनली सपोर्टिव केयर होता है, परहेज करते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, आराम करो। ठीक, ऐसे ही चिकन पॉक्स में करते हैं। मम्स जो होता है यानी गलसुआ जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, वो किस वायरस से होता है मैंने लिखा है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत पॉपुलर मेडिसिन है, वहां पे मैंने लिखा है थर्ड वाले ऑप्शन में। फोर्थ वाले ऑप्शन में मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिखा है, बाकी सब लिखा है। फिर पांचवा देखिए, रेबीज। रेबीज का आप लोग नाम सुने होंगे, इसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता था पहले। आप लोगों ने अगर पहला लेक्चर अटेंड किया होगा या हैंडआउट सही से पढ़ा होगा, या अगर वो भी नहीं तो क्वेश्चन बैंक मैंने भेजा था, जो उस क्वेश्चन बैंक को सही से सॉल्व किए होंगे, तो मैंने वहां पे एक हाइड्रोलॉजी नाम का एक टर्म दिया था कि हाइड्रोलॉजी किसकी स्टडी है। तो हाइड्रो के लिए मैंने बताया था कि हाइड्रो मतलब होता है वाटर, पानी। तो पानी की जो स्टडी होती है उसको हाइड्रोलॉजी कहते हैं। तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिया का मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब होता है डर, यानी पानी से डरने वाला जो रोग होता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। पहले हाइड्रोफोबिया कहा जाता था, आजकल क्या कहा जाता है, आजकल इसी को रेबीज बोला जाता है, कुत्ते के काटने से होता है। और जब मरीज बीमार होता है, इसमें आपको रेबीज अगर हो जाता है, मान लीजिए मुझे रेबीज हो गया, तो मेरी आवाज, मैं जब पानी देखूंगा तो मैं पानी से डर जाऊंगा, और मैं, मेरी जो आवाज होगी वो कुछ ऐसे कुत्तों की भौंकने जैसे, जैसे कुत्ते कभी कभी रोते हैं वैसी हो जाएगी। तो इसीलिए इसको रेबीज बोलते हैं। और हाइड्रोफोबिया इसका पुराना नाम था। किस वायरस से होता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, मैंने यहां भी लिखा है, हैंडआउट में भी लिखा है, आपको याद करना है। जॉइंडिस स्लैश हेपेटाइटिस लिखा है 6th में। देखिए, जॉइंडिस के 4 रीजन हो सकते हैं, हेपेटाइटिस A B C D, मेनली ऐसे ही इन चारों वायरस से फैलता है, इसलिए मैंने यहाँ वायरस का नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैंने ये लिखा है कि जो जॉइंडिस है वो 6वां रोग है। क्यों, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जॉइंडिस यानी पीलिया किसके कारण होता है, फिर आपको ऑप्शन दे देता है, वायरस के कारण होता है, कि बैक्टीरिया के कारण होता है, कि शैवाल के कारण होता है, एल्गाई के कारण होता है, या फिर फंगाई के कारण होता है, कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। तो बहुत सारे लोग उसमें बैक्टीरिया लिख के चले आते हैं, नहीं,
जॉन्डिस आपका वायरस के कारण होता है, ठीक। फिर है पोलियो, पोलियोमाइलिटिस, इसको पोलियो पढ़िए। जो पोलियो ड्रॉप आप लोग पीते हैं, उससे बचने के लिए आपको पोलियो का वैक्सीन पिलाया जाता है। अब आप कहोगे कि वैक्सीन पिलाया जाता है, हाँ, उसको बोलते हैं ओरल वैक्सीन, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी, जो कि पिया जाएगा। और एक आपका होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिसको बोलते हैं आईपीवी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे एग्जाम में पूछा भी बहुत कम जाता है, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। उसको सिरिंज के थ्रू देते हैं, ठीक है। तो पोलियो वायरस के कारण होता है। फिर फ्लू के कौन सा वायरस है, कौन सी दवाएं यूज होती हैं, वो मैंने वहां पे 8वें पॉइंट में लिख दी है। 9वां पॉइंट है वो है एड्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, हर दूसरे एग्जाम में पूछ लेता है। एड्स का फुल फॉर्म पूछता है, इसलिए मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड, यानी पाया गया, जो चीज एक्वायर की गई है। इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो क्या होता है, आपकी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसको इम्यूनो कहते हैं। हम अगले जब हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम ब्लड एंड इम्यून सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनो, यानी जो इम्यूनो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको आप प्राप्त किए थे ना, उसमें डिफिशियंसी हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है, और फिर ये रोग बन जाता है, जिसको रोग को बोलते हैं सिंड्रोम, ठीक। तो एक्वायर्ड मतलब जो आपने एक्वायर किया है, इम्यूनो मतलब प्रतिरोधक क्षमता, डिफिशियंसी उसमें कमी आ गई, डिफिशियंसी हो गई और वही रोग बन गया, तो उसको बोला गया एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हाँ, कोई बोल रहा है कुछ? ओके। तो एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, एड्स का फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे? सीधा सीधा कर लीजिए कि हमारा जो इम्यूनो सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाए तो हमें, तो वो एड्स होता है, बस आपको याद हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इम्यूनो डिफिशियंसी शब्द का मतलब, वर्ड का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। ह्यूमन में जो वायरस इसके लिए जिम्मेदार होता है उसको HIV बोलते हैं। इसकी दवा कौन सी होती है? देखिए, आप बहुत सारी किताबों को बहुत सी दवाएं, लेकिन अभी तो बहुत सारी का भी ट्रीट किया गया, इससे भी मेन मैंने यहाँ पे उसको बोले और उसमें दो ऐसे आप देखेंगे तो उसमें है, होता है लोपी और दूसरी है इसको है वीर को यूज कर रहे हैं, ठीक हो जा रहे थे। तो उसके बाद किया में था, तो ये बताइए, अदरवाइज एड्स की दवा के बारे में आपसे ज्यादा नहीं पूछता है, तो कॉलेट्रा याद रखेंगे, बस आपका काम हो जाएगा एग्जाम में। तो एड्स का पूरा नाम किससे फैलता है, HIV का पूरा नाम और उसकी दवा जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट, फंगाई यानी कवक। देखिए, आपके एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन इससे आते हैं, जो आते हैं वो मैंने यहाँ पे बहुत कम शब्दों में लिखा है, और आपके हैंडआउट में भी मैंने बहुत कम दिया है कि फंगाई आप उतना ही पढ़ें जितना आपके काम आता है। क्या क्या आता है, क्या क्या पूछा जाता है? पहला तो ये पूछ लिया जाता है कि जो आपके फंगाई होते हैं, जो आपके कवक होते हैं, उनमें सेल वॉल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? हाँ, इनमें सेल वॉल पाया जाता है। अब सेल वॉल पाया जाएगा तो तीन चीजें हो जाएंगी, या तो ये दो चीजें हो जाएंगी, या तो ये प्लांट होंगे, या फिर मैंने बताया कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है, या तो ये बैक्टीरिया होंगे या फिर ये प्लांट होंगे। तो ये दूसरा प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या ये प्लांट है कि ये बैक्टीरिया है, तो ये प्लांट्स होते हैं। आपने लेक्चर 1 अगर पढ़ा होगा ध्यान से, तो उसको मैंने पढ़ाया था थैलोफाइटा प्लांट। ऐसे प्लांट जो थैलस जैसे होते हैं, थैलस मतलब एक बैग जैसे होते हैं, उनका रूट कौन सा है, उनकी पत्ती कौन सी है, ये सब आप पता नहीं कर सकते, उन्हीं को थैलस बोलते हैं, थैलोफाइटा। तो ये सबसे सिंपल थैलोफाइटा प्लांट होते हैं। खैर, वो आपसे बहुत कम एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए उसको नल मानते हैं, इसलिए मैंने आपके हैंडआउट में इसका जिक्र किया है, स्लाइड में नहीं। तो ये पूछा जाता है कि इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, तो वो काइटिन नाम का एक पदार्थ होता है, एक सब्सटेंस होता है काइटिन नाम का,
उससे बनी होती हैं। और फंगाई में, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा? वो अपना भोजन, अपना खाना सही खुद से नहीं बना सकते। अब अपना खाना वो खुद से नहीं बना सकते, उनको भूख लगेगी तो वो कहाँ जाएंगे? वो वही करेंगे, या तो खून चूसेंगे, है ना, या तो किसी की हड्डी हड्डी खाएंगे। यानी या तो वो पैरासाइटिक होंगे, या तो वो परजीवी होंगे, और या फिर वो मृतोपजीवी होंगे, मरे हुए चीजों पे उगाएंगे। ठीक है, तो ये फंगाई होते हैं। अब इसमें एक बार पूछा गया था एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज, तो उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। ये आपको याद करना है, ये मैंने आपके हैंडआउट में दे दिया है। फिर कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो जैसे आप जानिए कि जो आप फूड खाते हो ना, जो आप कुछ भोजन करते हो, उसमें आपका फंगाई यूज होता है। जैसे मशरूम जो है, तो मशरूम आपका एक फंगाई है ना। और बाकी सब जो चीजें हैं वो आपके हैंडआउट में लिखी हैं, उसको आप पढ़िएगा। एक बहुत स्पेशल फंगाई है यीस्ट, YEAST, यीस्ट। ठीक, उसके बारे में आपसे बहुत पूछा जाता है, वो मैंने हैंडआउट में लिखा है, उसको जरूर आप पढ़िएगा। यीस्ट का उपयोग कहाँ कहाँ शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है, और बेकरी में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? ये होता क्या है इसमें, जो आपका यीस्ट होता है, ये मैंने हैंडआउट में भी लिखा है, यहाँ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनमें फर्मेंटेशन का एक गुण पाया जाता है यीस्ट में। तो फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन का मतलब है कि एक बड़ी ईंट थी, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, छोटी छोटी गिट्टियों में तोड़ दिया गया, तो उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना, बांट देना। ठीक है, फर्मेंटेशन का जनरल मतलब यही होता है। आपको साइंटिफिक मतलब जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एग्जाम में कुछ काम नहीं है। तो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसमें किण्वन का गुण पाया जाता है, सॉरी। तो जो किण्वन का इंग्लिश होता है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यीस्ट नाम का जो फंगाई होता है उसमें फर्मेंटेशन का गुण पाया जाता है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कोई सब्सटेंस था, कोई एक जटिल पदार्थ था, उसको सरल पदार्थों में तोड़ दिया गया है। ठीक, बाकी जो कुछ है वो आपके हैंडआउट में लिखा है, आपको वहां से पढ़ना है। अच्छा, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, तो वो नुकसान भी मैंने आपके हैंडआउट में लिखे हैं, बहुत कम है, 3 है। जैसे आपका जो रिंगवॉर्म होता है, जो शरीर में दाद होता है, वो फंगाई के कारण होता है। आपका जो डैंड्रफ होता है, डैंड्रफ, डैंड्रफ के कारण बाल झड़ जाते हैं, लोग गंजे हो जाते हैं, तो वो भी फंगाई के कारण होता है। किस फंगाई के कारण होता है मैंने हैंडआउट में लिखा है। और बहुत सारे लोगों को दमा की समस्या होती है, अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, तो वो भी फंगाई के कारण होता है। इनके कौन से फंगाई के कारण होता है, ये हैंडआउट में मैंने लिखा है। अगला हमारा है एलगी, या एल्गाई, या शैवाल। इसमें भी बस हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम में आने वाला है, इससे ज्यादा हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमें साइंस में पीएचडी नहीं करना है, हमें साइंस उतना ही पढ़ना है जितने में हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाए। तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एल्गाई की स्टडी को क्या कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, उसको बोलते हैं फाइको। शैवाल को ग्रीक और लैटिन में बोलते हैं फाइको, और उसकी स्टडी को फाइकोलॉजी। अच्छा, ये एल्गाई होते क्या है? इसमें एक इमेज मैंने डाली है, एक पिक्चर डाला है, देखो क्या है। काई है, जो आपके तालाबों में या बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे छतों पे, घरों के काई दिखती है ना, काई, उसको एल्गाई बोलते हैं। ठीक है, ये भी थैलस है, ये भी प्लांट है, लेकिन थैलस प्लांट मतलब कि इनमें कौन सी पत्ती है, कौन सा जड़ है, ये सब आप पता नहीं कर सकते, बस एक सिंगल बॉडी है। ठीक, लेकिन इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। और ये थैलस पौधे हैं, सबसे आदिम पौधे हैं, सबसे प्रिमिटिव पौधे हैं, तो इनको बोला जाता है सिंपलेस्ट एक्वाटिक प्लांट, ऐसे सबसे सरल पौधे जो कि पानी में रहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सिंपलेस्ट एक्वाटिक प्लांट कौन सा है, तो आप लगाओगे एल्गाई, शैवाल। अच्छा, इसका कॉमन सेंस यूज कर सकते हो एग्जाम में। आपको ये पता है कि जो काई होती है ना, वो पानी में उगती है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि काई में क्लोरोफिल पाया जाता है, वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। तो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, तो वो प्लांट हो गए, ठीक है, पौधे हो गए। और पानी में पाए जाते हैं, उनमें जड़, तना, पत्ती,
रूट, स्टेम और इन सब में कोई अंतर नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको थैलोफाइटा ग्रुप में रख रख सकते हैं। ठीक है। थैलोफाइटा जो ग्रुप होता है वो सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं। ठीक है। तो सिंपलेस्ट प्लांट कौन सा होगा? वही काई, सबसे सरल पौधा होगा। ठीक है। ये मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है कि थैलोफाइट प्लांट्स विद क्लोरोफिल, सबसे सरल पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। फिर एक चौथा वर्ड मैंने लिखा है कि इसमें पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, पिगमेंट को समझने के लिए इसके वर्ड के मीनिंग को समझ लो। पिगमेंट का मतलब होता है टू पेंट, पुताई करना, रंगना। किसी चीज को अगर आप रंगते हो तो उसको बोलते हैं कि पिगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, पिगमेंट। तो हमारे जो पौधे होते हैं उनमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे अणु पाए जाते हैं जो कि पौधों को कलरफुल बनाते हैं, तो हमको पिगमेंट्स बोलते हैं। तो आपका जो एल्गाई होता है उनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं और इन्हीं के कारण इनका रंग होता है। तो कुछ काई कभी कभी आप देखोगे ग्रीन कलर की काई होती है, कभी कभी आप देखोगे कि ब्राउन कलर की काई होती है। आपने रेड कलर की काई देखी है? बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे, समुद्र वगैरह के किनारे जो रहते होंगे उन्होंने रेड कलर की काई भी देखी होगी। तीन ही कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं एल्गाई में, शैवाल में, यानी तीन ही कलर की काई होती है मेनली। एक ब्राउन कलर की, एक ग्रीन कलर की, और एक जो है रेड कलर की। क्यों होती है? क्योंकि उनमें वैसे ही पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अगर ग्रीन पिगमेंट पाया जाएगा तो ग्रीन एल्गाई होगा, रेड रेड पिगमेंट पाया जाएगा तो रेड एल्गाई होगा, और अगर ब्राउन पिगमेंट पाया जाएगा तो ब्राउन एल्गाई होगा। ठीक। इनका क्या यूज होता है? बहुत कम पूछा गया एग्जाम में, लेकिन मैंने आपके हैंडआउट में लिख दिया है, वहां से आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जैसे इसमें आपका कॉस्मेटिक के बहुत सारे सामान में काई यूज होती है, शैम्पू भी बनाए जाते हैं, शू पॉलिश बनाए जाते हैं, जूतों को जो पॉलिश करते हैं वो सब भी उसी से बनती है। आपका जो आयोडीन आप नमक में खाते हैं ना, वो भी एल्गाइड सीक्रेट करते हैं, स्रावित करते हैं, मतलब निकालते हैं अपनी बॉडी से, तो वो फैल जाती है पानी में। ठीक है। तो आयोडीन भी एक एल्गाई से मिलती है, उसको लेमिनेरिया बोलते हैं। वो मैंने हैंड आउट में लिखा है, वहां पढ़ लेना, यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाइकेन। लाइकेन की मैंने आपको शुरू में बताया था रिलेशनशिप, उसका मतलब क्या बताया था मैंने? जन्म जन्म का साथ है। लाइकेन इज अ सिम्बॉटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगाई एंड एल्गाई। फंगाई मतलब कवक, वो मशरूम। ठीक। और एल्गाई मतलब काई, शैवाल। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों दोस्ती कर लेते हैं। मशरूम बोलता है काई से कि देखो यार, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर क्लोरोफिल तो है नहीं, मैं अपना खाना कैसे बनाऊंगा, तो तुम मेरी मदद कर दो। तो ये जो काई होता है ये बोलता है कि हाँ हाँ दादा, ठीक है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको खाना दूंगा, लेकिन खाने के बदले में आप मुझे क्या दोगे? तो बोले मेरे पास जो कुछ होगा वो मैं दूंगा। अब वो क्या चीजें हो सकती हैं? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कुछ उसमें नेचुरल गुण होते हैं कि वो सिक्योर कर सकते हैं काई को, अपनी जड़ों अपना जो बॉडी है उससे बांध सकते हैं, अपनी बॉडी पे वो उसको रख सकते हैं। ठीक है। फफूंद, ये जो मशरूम वगैरह है उसकी बॉडी पे भी काई वगैरह कभी कभी जम जाती है। तो वो दोस्ती कर लेते हैं कि देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, और उसके बदले में तुम मुझे खाना देते रहो। तो इनकी दोस्ती हो जाती है। फिर ये कहते हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। और इससे जो नया एक चीज बनता है उसको बोलते हैं लाइकेन। ठीक है। इतना आपको जानना है लाइकेन के बारे में, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स वे में जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक चीज जाननी है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंगाई और एल्गाई के बीच में, और उसको बोलते हैं लाइकेन। ठीक। इसका कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे जहां पे आपका एयर पॉल्यूशन ज्यादा होगा, जहां एयर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, वहां पे लाइकेन कभी नहीं पैदा होते। वो बोलते हैं कि दोस्त एक दूसरे से बोलते हैं कि दोस्त, ये अपने रहने की जगह नहीं है, यहाँ एयर में बहुत पॉल्यूशन है, चलो चले यहाँ से। तो वो वहां उगते नहीं है। ठीक है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, इनका इंपॉर्टेंस। आप लोगों ने, अगर बहुत सारे लोग साइंस पढ़े होंगे अपने ट्वेल्थ में, तो उन्होंने लैब में जाकर के एसिड और बेस, अम्ल और क्षार में टेस्ट किया होगा कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन एसिड है, कौन बेस है। तो उसके लिए आपको ब्लू और रेड कलर की एक स्ट्रिप जैसी, पट्टी जैसी एक पेपर दिया गया होगा, उसको बोलते थे लिटमस पेपर। तो जो लिटमस पेपर है ना, वो भी एक लाइकेन से बना है। ठीक। उस लाइकेन का क्या नाम है हैंडआउट में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लेक्चर 1 में मैंने आपको ये बताया था कि
प्रोटोजोआ क्या होता है। और मैंने वहां पे आपको अमीबा का बताया था, यूग्लिना का बताया था, पैरामीशियम का बताया था। ठीक है, इसलिए मैं उसको यहाँ नहीं बताया बताया हूँ। लेकिन वो लेक्चर वन का वो जो फोटो है ना, वो मैंने आपके हैंडआउट में दिया है ताकि आपको याद आ जाए। तो प्रोटोजोआ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी बहुत छोटे होते हैं, इनको भी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इनके बारे में जो कुछ जरूरी था वो हैंडआउट में लिखा है, एक या दो लाइन में। प्रोटो का मतलब होता है पहला, यानी फर्स्ट। जोवा का मतलब होता है एनिमल या ऑर्गेनिज्म, यानी जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे उनको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स या फर्स्ट एनिमल्स। उसमें कौन कौन से आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो ये मैंने वहां पे आपको इतना पढ़ा दिया था। अब प्रोटोजोआ क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उनसे भी कुछ रोग होते हैं, उनसे भी कुछ डिजीज होते हैं, और ये आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है अभी तुरंत बताता हूँ। देखिए ये स्लाइड है, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब मैंने आपके हैंडआउट में दिया है। इसमें थर्ड ऑप्शन देखिए, मलेरिया। मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि मलेरिया किसके कारण होता है। तो वो पूछेगा आपसे कि बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, कि फंगाई के कारण होता है, कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। बहुत सारे लोग कह देंगे वायरस होता है मच्छर में, लगाओ वायरस पे टिक। आप गलत कराएंगे। बहुत लोग कहेंगे अच्छा मच्छर वायरस कैसे होगा, जीवाणु होता होगा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया लगा देते हैं। नंबर गया आपका, गलत कराए। मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट मैंने लिखा है। इसकी दवा क्या है? इसकी दवा देखिए, कुनैन। कुनैन नाम की एक दवा आती है जो वृक्षों की छाल से बनाई जाती है। दूसरा देखिए, क्लोरोक्वीन। 2020 के पेपर में, यानी इस बार के बीएचओ के एंट्रेंस टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लोरोक्वीन किस रोग के उपचार के लिए यूज की जाती है। क्लोरोक्वीन का यूज किस डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए होता है? आंसर था मलेरिया। तो ध्यान रखिए, आपको जितने भी मैंने डिजीज लिखे हैं वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। उनके प्रोटोजो उनके बारे में पढ़ना है कि प्रोटोजोआ से हुए हैं, बैक्टीरिया से हुए हैं, कि वायरस से हुए हैं, कि फंगाई से हुए हैं। और उनके ट्रीटमेंट को भी ध्यान से पढ़ना है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुए हैं ये भी ध्यान से पढ़ना है। याद कर लेना है क्योंकि इनमें से आपसे आने ही आने हैं। ठीक, ये आज की क्लास। लेकिन 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 कुछ और बातें। आओ यार, बातें हो जाएं चार। ठीक है, पहला पॉइंट समझ लीजिए, रीड हैंडआउट्स, इट इज सफिशिएंट। बहुत सारे लोग क्या करते होंगे, यहाँ पे मेरा लेक्चर देखते होंगे, उसके बाद जाकर के यूट्यूब पे सर्च करते होंगे कि लाओ और जान लिया जाए। बहुत सारे लोग ट्वेल्थ की किताब अपनी उठा लेते होंगे कि लाओ इसके भीतर घुस लें। या बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करने लगते होंगे। बहुत सारे लोग तो पढ़ते ही नहीं होंगे कि क्या लेक्चर पढ़े, हैंडआउट आता है, और हैंडआउट भी क्या पढ़े, लूसेंट या अरिहंत है कि नहीं है। देखिए ऐसा मत कीजिए।
आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? कुछ लोग हैं यहाँ पे? रवि, रजनी, अंकिता। यस सर। यस सर। अरे आप लोग एक काम करो कि ग्रुप में लिख दो कि थोड़ा 2 या 3 मिनट के लिए और सुन ले बात, उसके बाद लीव करें, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, इम्पोर्टेंट बात थी, मैं बताता हूँ। मैं 8:20 हो रहा है, 8:22 तक वेट करते हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं, उसके बाद है। रिकॉर्ड करने की उसको ज़रूरत नहीं है। और क्लास आप लोग ने देखी थी ना, कहाँ से ब्रेक हुआ था कनेक्शन? कोई एक बताओ भाई। वैष्णवी, सिद्धि, रवि, रजनी, अंकिता, क्लास पूरी सुनाई पड़ी थी आप लोगों को? यस सर सर। आप बता रहे थे वहाँ पे बीच में नहीं आई थी सर। अच्छा, लास्ट में जहाँ से मैंने वो बताया था कि कुछ और बातें, वहां तक मतलब रिकॉर्ड हो गया होगा, है ना? यस सर। ओके, कुछ और बातें कर लेते हैं। उसका स्लाइड मैं अब आपको क्या दिखाऊं? मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही मैं आपको बता दूं। चलो, शायद कुछ सब लोग चले गए हैं, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। हम्म, 1 मिनट और वेट करते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं। 8:22 से जो भी बताना है वो बता देते हैं। अचानक वो दिक्कत हुई और लीव हो गए, तो ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, 60 सेकेंड। ओके। ओके, शुरू करते हैं जितने भी लोग हैं। हाँ, शुरू करते हैं। देखो, मैं पहला और दूसरा क्लास आप लोगों को पढ़ाया, उसमें मैंने आपको साइंस के बेसिक्स पढ़ाए थे। वो काफ़ी टफ होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उनके आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, लेकिन जब वो आते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में आ जाते हैं। तो उसमें हमारे 2-3 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो गलत हो जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको लेक्चर 1 में बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, ठीक है? और लेक्चर 2 में फिर मैंने आपको और भी चीज़ें पढ़ाई थी, सेल वगैरह अभी तक पढ़ाई थी। आज से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हुआ था। अब इसमें आपको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को वायरस से होने वाले 9 डिजीज, 9 रोगों के बारे में हैंडआउट में दे दिया है। बैक्टीरिया से होने वाले 9 डिजीज, 9 डिजीज, 9 रोगों के बारे में दे दिया है। 3 ऐसे रोग होते हैं जो फंगाई के कारण होते हैं, वो मैंने आपको दे दिया है। तो 9, 9, 18 और 3, 21। और 5 या 6 डिजीज या रोग प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, वो मैंने आपको दे दिया है। तो टोटल 25 या 26 डिजीज के बारे में आपको आज मैंने हैंडआउट में दिया है। उनका ट्रीटमेंट क्या होता है ये मैंने आपको दिया है। उनके कॉज क्या होते हैं, किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण वो फैलते हैं, वो मैंने आपको दिया है। अब आपका काम है कि आप इन्हीं 26 को पढ़िए। क्यों? क्योंकि मैंने 7-8 यूनिवर्सिटियों के 3-3 साल के क्वेश्चन पेपर को, बीएचयू के 5 साल के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके, और बाकी 7 यूनिवर्सिटियों के 3-3 सालों के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके बीए के, तब इस हैंडआउट को, सिलेबस को और क्वेश्चन को बनाया है। जो कुछ पूछा जा रहा है इन्हीं 25-26 रोगों में से पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि डिजीज यहीं खत्म हो गई, डिजीज अभी हैं। कुछ डिजीज विटामिन की कमी से होते हैं, हमारे डाइट की प्रॉब्लम से होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोरोना वायरस के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए एक अलग लेक्चर हम लोगों ने बनाया है। कुछ जेनेटिक रोग्स होते हैं, जेनेटिक डिजीज होते हैं, 2 या 3 होते हैं, वो भी हम उसी टाइम देख लेंगे जब हम कोरोना के बारे में देखेंगे। लेकिन बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गाई, और उसके बाद आपके वायरस, इनसे जितने भी रोग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं,
वो सब मैंने हैंड आउट में दिए हैं, आज पढ़ाया भी है आपको। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, जाके यूट्यूब पे सर्च मत करने लगना, जाके लूसेंट रटने मत लगना, ठीक, जा करके कुछ और मत करने लगना, इनसे पता कर लो उनसे पता कर लो, या 12th की किताब लेकर के बैठ जाओ, या हाई स्कूल की किताब लेकर के बैठ जाओ। नहीं, जो कुछ आपको पढ़ना है वो तो मैंने दे ही दिया है, इसी को आपको याद करना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ओरिएंटेशन क्लास में कि कुछ और नहीं पढ़ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना, जो मैं हैंड आउट दे रहा हूँ वही पढ़ना, जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ वही पढ़ना। जब आपको ये मिल रहा है तब आप 10 जगह पे जाकर के पढ़ने की क्या जरूरत है। ये वही चीज हो गई कि एक बीमारी है कि हमें एंट्रेंस क्वालिफाई करना है और 10 डॉक्टर से इलाज करोगे। 10 डॉक्टर से इलाज करोगे तो क्या होगा, टाइम खर्च होगा, पैसा खर्च होगा, और क्या होगा, बीमारी भी सही नहीं होगी, साइड इफेक्ट हो जाएगा। यानी जो कुछ लिखा है, जो कुछ आने वाला है वो हैंड आउट में मैंने लिख दिया है, उसको पढ़ नहीं रहे हो, 10 जगह पे और जाओगे तो हौच पौच हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत सारे लोग आर्ट्स के हैं, बहुत सारे लोग कॉमर्स के हैं, उनको भी मैं कह रहा हूँ जो कुछ हैंड आउट में है उसी को याद कर जाओ, घोल के पी जाओ, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आ सकता है क्वेश्चंस का नेचर चेंज हो सकता है, एक या दो क्वेश्चंस ऐसे चेंज नेचर के साथ आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, 90% प्रोबेबिलिटी है इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो साइंस को बहुत परेशान मत हुई आप लोग कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें, यहाँ देख लें वहाँ देख लें, वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे, वैसा करके अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। जो कुछ आ रहा है, जो कुछ पढ़ना है वो यहीं पे पढ़ना है, गूगल पे भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट जो स्लाइड में था वो था कि गूगल सर्च के बारे में मैं आपको बता दूं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस टेस्ट में ऐसे देता हूं जो मैं चाहता हूं कि आप गूगल पे जाकर के सर्च करो। तो जब उसको, जैसे लिम्नोलॉजी मैंने दिया था, जैसे जीरो फाइट मैंने दिया था प्रैक्टिस 1 के क्वेश्चंस में, तो उसमें क्या था, उसका रीजन ये था कि आप जाकर के इसको सर्च करोगे। अब उसमें सीधा क्वेश्चन मत सर्च किया करो, ऑप्शन को सर्च किया करो कि जीरो फाइट क्या होता है, तो आपको पता चल गया। तो उसको आप अपने हैंडआउट पे या कहीं कॉपी पे लिख लो कि जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं या कम पानी में उगते हैं उनको जीरो फाइट बोलते हैं, ठीक। लेकिन ऐसी चीजें मैं आपको जब दूंगा पेपर में तभी सर्च करना, ऑप्शन को, क्वेश्चन को नहीं। क्वेश्चन मिलेगा नहीं क्योंकि मैं सेट कर रहा हूँ उसको खुद से, पर्सनल से, ये कहीं से कॉपी करके सेट नहीं कर रहा हूँ। तो ऑप्शन को सर्च करोगे तो कुछ नया सीखोगे। बहुत सारे लोग उसे सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो जब उन्होंने मुझे भेजा तो मैंने बताया कि इसको गूगल करो, ठीक। तो उन्होंने गूगल किया तो वो जान पाए कि जीरो फाइट होता है या लिम्नोलॉजी या फिर हाइड्रोलॉजी, है ना। तो जितना मैं कहूँ बस उतना ही गूगल सर्च करो। जैसे कल के हैंडआउट में मैंने कहा था कि इसको गूगल सर्च करो, बस वही करो, जो लिखा है वही गूगल सर्च करो, और कुछ मत उस पर पढ़ने लग जाओ, वरना टाइम वेस्ट होगा। पूछा नहीं जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा जितना आपके हैंडआउट में दिया हुआ है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ो, इसको आप लोग याद कर लो। हमारे 10 या 15 लेक्चर्स होंगे कुल मिलाकर के साइंस के, मैं उसमें पिक्चर्स डालता हूँ, हिंदी भी होता है इंग्लिश भी होता है, तो वो खींच खांच के पूरा हैंडआउट 10 से 12 पेज या 14 पेज का पहुंचता है। अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश में लिखना हो तो ये 6 या 7 पेज का हैंडआउट होता है, सिर्फ हिंदी में लिखना हो तो 6 या 7 पेज का हैंडआउट होगा, पिक्चर्स में डालूँ तो और कम हो जाएंगे, 4 या 5 पेज का हैंडआउट होता है। उतना ही आपको पढ़ना है। 15 क्लासेज हो गई तो 15 इंटू 5 75 पेजेस पढ़ के अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर ले रहे हो, ठीक है, तो आप 600 पेज की किताब या 125 पेज की किताब पढ़ के क्या पाओगे, कुछ नहीं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखो, टाइम का देखो, कुछ नहीं होगा, ठीक। जो कुछ यहाँ बचेगा, जो मेरे लेक्चर से मुझे बचेगा कि नहीं मैं नहीं पढ़ा पाया हूँ, उसको मैं फिर आपकी क्विज में दे दूंगा, उसको मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे दूंगा, वहाँ आप सॉल्व करके भेजोगे। नहीं आएंगे आपको तो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि देखो ये आ सकता है और इसको ऐसे सॉल्व करो। तो ये चीज़ थी कि आप लोग हैंडआउट को बार बार पढ़ो और हैंडआउट के अलावा कुछ मत पढ़ो, ठीक। थर्ड पॉइंट उसमें था कि नेक्स्ट क्लासेस क्या होंगी, ठीक, क्योंकि हम लोग डिजीज के बारे में, रोग के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो अगली जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम सारी डिजीज को खत्म कर दें। तो अगली क्लास में मैं आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाऊंगा, भोजन एवं पोषण, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ठीक, कितने कैलोरी हमें एनर्जी चाहिए, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, मिनरल्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर एक क्लास हमारी होगी कोरोना वायरस पे। कोरोना वायरस में हम क्या पढ़ेंगे, मेनली जो उसका साइंस का पर्सपेक्टिव है उसमें बहुत सारा डिबेट है ना, तो डिबेट हमें नहीं पढ़ना है। जैसे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए पूछा जा सकता है कि वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो वो जीपीएस और ब्लूटूथ पे काम करता है, बस इतना ही पढ़ेंगे।
अब क्या है उसके बारे में हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो साइंस के क्वेश्चन में नहीं आएगा, वो जीएस का क्वेश्चन हो जाएगा, वो आपको पढ़ाएंगे एनीवेज। तो ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कोरोना वायरस के बारे में हम जान लेंगे क्लास में, और उसके बाद कुछ जो डिजीज बची हैं उनके बारे में भी हम उन्हीं दोनों क्लासेस में एडजस्ट कर लेंगे, जो जेनेटिक डिजीज। उसके बाद आपकी डिजीज खत्म हो जाएंगे, और जो रोग होते हैं या डिजीज होती हैं उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगली क्लासेस को आप लोग ध्यान से पढ़ना और तैयार रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंट्रेंस एग्जाम में आने वाला, किसी भी यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस एग्जाम हो। ठीक है, तो यही 3 बातें आप लोगों से कहनी थी। आप लोग क्लास के बाद रिव्यू कर दीजिएगा ग्रुप में, और हैंडआउट मैं आपको 2 घंटों के भीतर भेज दूंगा, या रात तक पहुंच जाएगा, आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए। कल मेरी क्लास रहेगी नहीं, सब तो कोई क्लास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं हैंडआउट भेजूंगा, आप लोग हैंडआउट को ही बार बार पढ़िए। मैं आपको संडे या फिर मंडे को प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा, और वो टाइम लिमिट मैं नहीं दूंगा कि तुरंत करके भेजो, नहीं, जल्दी से जल्दी भेज दो, मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा, और फिर हम अगली क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, और ग्रुप में अपनी क्लास को आप लोग जरूर रिव्यू कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक हाँ यू सर। हिमांशु, अब हाँ ओके, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सिद्धि, सोनी, अच्छा सब लोग लीव कर रहे हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो भाई। अच्छा चलो, नो सर। अच्छा ठीक है, सबको समझ में आ रहा है तो लीव करो भाई। सोनी, रवि, अंकिता, आप लोगों को कुछ पूछना होगा? वीना, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हो।